Most welcome in this session. Today we shall discuss the most important second part of psychoanalytic theory or theory of psychosexual development. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो पर्सनालिटी सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम आपका बीएड एमएड का हो, एनटीए नेट जेआरएफ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, जहां एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर्सनालिटी को डिस्कस किया जाता है, वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रीवियसली वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां हमने डिस्कस किया था साइको एनालिटिक थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के गति की, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। हम यहाँ डिस्कस करेंगे ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की। हम यहाँ डिस्कस करेंगे लाइफ इंस्टिंक्ट इरोज की, जीवन मूल प्रवृत्ति इरोज। हम डिस्कस करेंगे डेथ इंस्टिंक्ट मृत्यु मूल प्रवृत्ति थानाटोस की। हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी को, डिस्कस करेंगे टेंशन को और डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं और हमको आज सेकेंड और थर्ड पार्ट को डिस्कस करना है। सेकेंड पार्ट है हमारा डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट पार्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ट्रोपोग्राफिकल मॉडल आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड वाला, जहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन माइंड को कंपेयर किया था आइसबर्ग के साथ में, बर्फ के टुकड़े के साथ में। और सेकंड वाला आपका इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और पराअहम। सेकंड पार्ट हमको डिस्कस करना है आज। और थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति इरोज, डेथ इंस्टिंक्ट मृत्यु मूल प्रवृत्ति थानाटोस और एंजाइटी चिंता। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन सी स्टेज में किस तरह से पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब फर्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व की गति की। यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल एनर्जी। तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने माना है, उनके अनुसार मानव जीव एक जटिल तंत्र है जिसमें शारीरिक ऊर्जा मतलब फिजियोलॉजिकल एनर्जी और मानसिक ऊर्जा मेंटल एनर्जी दोनों इंक्लूड रहते हैं, जिनके सहारे हम अपने वर्क को कंपाइल करते हैं, अपने कार्य को रूप देते हैं। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो एनर्जी आती कहाँ से है आपकी? अकॉर्डिंग टू द फ्राइड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम which derives its energy from food it consume। ये आती है भोजन से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी भोजन से आती है इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है साइकिक एनर्जी मनो ऊर्जा में। और मनो ऊर्जा के सिगमंड फ्राइड ने 3 पार्ट बताए थे, आपको मालूम है, इड, ईगो और सुपर ईगो, और इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है। तो ये हमारे डायनामिक एस्पेक्ट है पर्सनालिटी की, जो हमारे पर्सनालिटी की गत्यात्मक पहलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है सिगमंड फ्राइड ने कि एनर्जी सिस्टम हमारा फिजियोलॉजिकल और मेंटल एनर्जी से मिलकर बना है। फिजियोलॉजिकल में हमारा रनिंग, दौड़ना, राइटिंग, लिखना, ब्रीदिंग, सांस लेना, मोटर स्किल, जो हमारे गामक कौशल हैं। मेंटल एनर्जी में हमारा थिंकिंग, चिंतन करना, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण करना, इमेजिनेशन, कल्पना करना, ये हमारा है मेंटल एनर्जी। इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दोनों का जो स्पर्श बिंदु है, वो है आपका इड, ठीक है। जो कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में इड और अनकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा प्लेस दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्राइड फिजियोलॉजिकल और मेंटल एनर्जी का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो है हमारा इड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
A dynamics of personality involves a continuous interaction and clash between id impulses seeking release and inhibition imposed by superego। यहाँ पर जो हमारी पर्सनालिटी में जो डायनामिक एस्पेक्ट हैं, ठीक है, जो हमारी पर्सनालिटी को रोटेट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी हमारी पर्सनालिटी को डायनामिक बनाते हैं। क्या कभी इड की नीड होती है कि हमको प्लेजर, हमको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिले, वहीं पर हमको ईगो सही गलत पर विचार करने की बात करता है और सुपर ईगो इसके लिए बिल्कुल अलग कर देता है हमको। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लैश होता है हमारा किसके बीच में, इड ईगो और सुपर ईगो के बीच में, ठीक है। तो ड्राइव फॉर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिमांड लीड्स टू अर्ली क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट। उसके जो व्यक्ति होता है, उसकी जो डिमांड होती है उसमें और उसके इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष को क्रिएट करता है, ठीक है। एक वारफेयर होता है, प्रेशर होता है इन्वायरमेंट का, और डिमांड क्या है, नीड, इड की जो डिमांड है उसको सुपर ईगो को भी देखना है, ठीक है। सुपर ईगो भी वहाँ पर उसको डायरेक्ट करेगा, ईगो भी वहाँ पर उसको सोशल इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट हुआ जाए, कैसे यूटिलाइज करे वहाँ पर मेंटल मैकेनिज्म को, जिससे इड की डिमांड को रोका जाए, सुपर ईगो के थ्रू टेंशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट बताए जो हमारी पर्सनालिटी की गत्यात्मक पहलू है। मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। तो सिगमंड फ्रायड एक प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर का निर्धारक माना था, किसको, बेसिक इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्तियों को, ठीक है। और मूल प्रवृत्तियों में भी इन्होंने सेक्स या लिबिडो को प्रबल और सबसे ज़्यादा बड़ा नीड माना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति, इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इरोज और थानटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, थानाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। यहाँ पर डिस्कस किया है इन्होंने एंजाइटी को कि चिंता क्या है, ठीक है। रियलिस्टिक कौन सी हमारी एंजाइटी होती है, वास्तविक चिंता, न्यूरोटिक एंजाइटी तंत्रिका तापी चिंता, और हमारी मोरल एंजाइटी क्या होती है। मेंटल मैकेनिज्म को यहाँ पे डिस्कस करना, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की हमको यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको बात करनी है यहाँ पर इंस्टिंक्ट की, मूल प्रवृत्ति की। तो फ्रायड के अकॉर्डिंग, सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, जो इनेट बॉडीली एक्साइटेशन होते हैं या जन्मजात शारीरिक उत्तेजना जिसके थ्रू हमारा व्यवहार निर्धारित होता है, हमारा बिहेवियर फॉर्म होता है, वो होती है हमारी मूल प्रवृत्ति, ठीक है। मूल प्रवृत्ति फॉर एग्जांपल हमारी हंगर, थर्स्ट, भूख, प्यास, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो मूल प्रवृत्ति, इनको सिगमंड फ्रायड ने पार्ट में डिवाइड किया है 2 पार्ट में। पहला है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको बोला गया है इरोज, ठीक है। और दूसरी है आपकी डेथ इंस्टिंक्ट, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको बोला गया है थानाटोस। और ग्रीक मैथोलॉजी में इरोज को माना गया है गॉड ऑफ लव और थानाटोस को माना गया है गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। ग्रीक मैथोलॉजी में जो हमारा इरोज है उसको माना गया है गॉड ऑफ लव और जो थानाटोस है गॉड ऑफ डेथ। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने 2 टाइप की जो हमारे मूल प्रवृत्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। पहला क्या है, टू इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पेसीज बाय सेटिस्फाइंग द नीड। यहाँ पर जो सिगमंड फ्रायड ने 2 पार्ट आपके डिवाइड किए हैं जीवन मूल प्रवृत्ति के। पहला आपका इरोज, दूसरा आपका थानटोस, ठीक है। तो इरोज के थ्रू हम क्या करते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम सरवाइव करते हैं। किस तरह से हमको सरवाइव करना है, किस तरह से हमको अपने नीड को कंप्लीट करना है। और जो हमारा डेथ इंस्टिंक्ट है, ये अनकॉन्शियस ड्राइव है फॉर डिके, कैसे हमको तबाह करती है, कैसे हमको बर्बादी की ओर आगे लेके जाती है, कैसे हमारा विनाश करती है, कैसे हमारे अंदर आक्रामकता भरती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक पहले सीधे शब्दों में कि लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट क्या होते हैं। एक बार आप आंखें बंद करके यहाँ पर सोचिए कि आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी वर्क को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं, मतलब रचनात्मक ढंग से करते हैं, बहुत साफ सफाई के साथ में करते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक वे में करते हैं। उनको साफ सफाई पसंद होती है, कुशलता से कार्य करते हैं, ठीक है।
और कुछ लोग आपने देखे होंगे किसी भी कार्य को बहुत बेढंग से करते हैं, जहाँ भी रहते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं, गंदगी लाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट होता है तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव वे में वर्क करते हैं। और जो हमारा डेथ इंस्टिंक्ट है, ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो है, वो हमारे जो विध्वंसकारी कार्य होते हैं, जो गलत कार्य होते हैं, उनकी तरफ आपको मोल्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है दूसरा कंस्ट्रक्टिव वर्क और डिस्ट्रक्टिव वर्क। तो यहाँ पर जो हमारा जीवन मूल प्रवृत्ति इरोज है, ये हमारे रचनात्मक कार्यों में हमको आगे बढ़ाती है। ठीक है, या जो हमारा जीवन मूल प्रवृत्ति है इरोज, एक ऐसी ड्राइव होती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है, जहाँ पर हमारे सेक्सुअल स्टीम, प्लेजर, रिप्रोडक्शन मानव को जीवन में रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कंस्ट्रक्टिव वे में लोगों के साथ प्यार, खुद से प्यार, समाज के साथ में प्यार, सेल्फ प्रिजर्वेशन, लोगों के साथ में रहना, उनको सपोर्ट करना, इस जीवन को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को गुड लाइफ बनाते हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रक्टिव वाले हैं, यहाँ पर हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमको लॉस होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे यहाँ पे लव, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, अफेक्शन, प्रोक्रिएशन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, social cooperation, self-preservation in human behavior to the drive of eros and regulation of libido pleasurable behavior। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, ये हमको मोटिवेट करती है लव टू लाइफ, जिंदगी से प्यार, ठीक है, लव टू लाइफ। और हमारा क्या है, अफेक्शन, लोगों के साथ स्नेह के साथ में रहना, प्रोक्रिएशन, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ठीक है, या आपके अपने वंश को आगे बढ़ाना। ठीक है, लाइफ सेटिस्फैक्शन, जीवन से संतुष्टि प्रदान प्राप्त करना, सोशल कोऑपरेशन, समाज में सहयोग देना, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को संरक्षित करना। ठीक है, ये कौन बढ़ाता है, इसको आगे बढ़ाता है इरोज, और रेगुलेट कौन करता है, लिबिडो। लिबिडो यहाँ पर क्या है, लिबिडो है यहाँ पर प्लेजरेबल बिहेवियर, कहाँ से हमको प्लेजर, कहाँ से हमको आनंद की प्राप्ति होगी। और हमारा क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति इस्टेब्लिश एंड प्रिजर्व यूनिटी थ्रू रिलेशनशिप, सोसाइटी में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, उनको संजो के रखना। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर जीवन मृत्यु मूल प्रवृत्ति या थानाटोस की, तो यहाँ पर क्या है, अनकॉन्शियस ड्राइव फॉर डिके, ये हमको विध्वंसकारी जो हमारे विनाशकारी कार्य होती हैं उनकी तरफ आगे लेके जाता है। डिस्ट्रक्शन, तबाही की ओर लेके जाता है, आक्रामकता की ओर लेकर जाता है। ठीक है, और क्या, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, हेट, निगेटिव फीलिंग्स, ये हमारे अंदर जो हमारा बिहेवियर होता है हिंसात्मक, नफरत वाला, और हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग को जनरेट करता है, जिसकी बिहेवियर, मर्डर, सुसाइड। ये जीवन मूल प्रवृत्ति आपको लाइफ के लिए मोटिवेट करती है, कैसे आपको जीवन जीना है, ये आपको मृत्यु की तरफ आगे बढ़ाती है। ऐसे कार्य आपसे करते हैं आप वहाँ पे, जिससे आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है और आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी डिसबैलेंस्ड होती है। द पर्पस ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट इज टू अंडू कनेक्शन एंड यूनिटी। यहाँ पर देखो जीवन मूल प्रवृत्ति में क्या होता है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्ट करना, उनको अलग करना, यूनिटी में ना रहना। और इसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है सिगमंड फ्रायड की थ्योरी में, नार्सिसिज्म, जिसमें स्वमोह की बात की गई है। एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है, स्वमोह का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो सिगमंड फ्रायड दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन मूल प्रवृत्ति वो हैं जो हमको आगे बढ़ाती हैं लाइफ को, कैसे हमको जीना है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो हमको विध्वंसकारी कार्यों में हमको आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया गया था, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल पर्सनालिटी होती है इनमें एक संतुलन पाया जाता है, और जो हमारा इरोज होता है जीवन मूल प्रवृत्ति, उसकी सक्रियता ज़्यादा रहती है और थानाटोस की सक्रियता कम रहती है। जिसके अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति इरोज की सक्रियता ज़्यादा रहेगी, वो बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी उनकी बैलेंस्ड होगी, और डेथ इंस्टिंक्ट वाली जो होंगी वो वही पर्सनालिटी होंगी जो सोसाइटी में आप लोग देखते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने जो जीवन मूल प्रवृत्ति, इससे अलग कर लिया था लिबिडो को, और जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिज़ायर, या इन्होंने सुप्रीम एनर्जी यहाँ पर माना है कि इसको लिबिडो को माना गया है, जिसको इन्होंने, जिसकी एक्सप्रेशन
ठीक है, जिसकी अभिव्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के रूप में होती है। अब हम आगे बात करते हैं एंजाइटी की। इन्होंने जो अगला फैक्टर माना है वहाँ पर वो माना है एंजाइटी। पहला तो जो डायनामिक जो फैक्टर हमारा था वो क्या था, वो थी मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति आपकी इरोज थानटोस, इरोज वाले जो गुड हैप्पी लाइफ जीते हैं, थानटोस जो इस तरह के नेगेटिव वर्क करते हैं जिनका कार्य करने का लहजा तरीका सब डिस्टर्ब होता है, कोई भी सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी is an affective and unpleasant condition of mind which alert ego to impending danger so that believe in environment in adaptive way। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार चिंता एक ऐसी भावात्मक और दुखद अवस्था होती है जो हमारे अहम को आलंबित खतरे से सतर्क करता है कि कौन सा खतरा आ सकता है। इड के थ्रू इड कोई ऐसा काम ना कर दे वहाँ पर कि हमारे ईगो को प्रॉब्लम हो। अगर हमारे ईगो को कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, जब ईगो में डिसबैलेंस होगा तो एंजाइटी चिंता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताए हैं एडेप्टिव वे किस तरह से बिहेवियर करें। फ्रायड ने चिंता के भी 3 टाइप बताए हैं। पहला आपका रियलिस्टिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक चिंता। दूसरा आपका तंत्रिका तापी, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी। ठीक है, तंत्रिका तापी। ठीक है, तंत्रिका तापी। तीसरा आपका मोरल एंजाइटी। ठीक है, जब हम बात करते हैं देखो रियलिस्टिक एंजाइटी की, यहाँ पर हमारी वास्तविक चिंता। तो वास्तविक चिंता कौन सी? जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो रियल डेंजर, जो हमारे वास्तविक खतरे होते हैं उनके प्रति जो हमारे रिएक्शन होते हैं, जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं, उनको कहा जाता है रियलिस्टिक एंजाइटी या वास्तविक चिंता। फॉर एग्जाम्पल, सांप को देखना, आग लग जाना, भूकंप आना, स्टॉर्म, आंधी तूफान आना, इनसे डरना। ठीक है, इनसे चिंतित होना क्या होता है? रियल आपकी चिंता होती है, वास्तविक चिंता होती है। इस तरह की चिंता जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। अब हम बात करते हैं न्यूरोटिक। ये हमारा एक्सटर्नल था, ये हमारा इंटरनल होगा। इंटरनल कैसे होगा? देखो इंटरनल ऐसे होता है, इस तरह की जो एंजाइटी होती है, जो इड की हमारी इच्छाएं होती हैं वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? अहम के ऊपर। अहम क्या चाहता है वहाँ पर? इड का मर्जी है हमको ये चीज़ जो हमको सामने दिख रही है इसको तुरंत अचीव कर लेना है, लेकिन ईगो आपको वहाँ पर सही गलत आपको रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इड है, ईगो के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति कोई आशंका उठती है, उसको लगता है, उसको आइडिया होता है कि जो उसका ईगो है, ठीक है, ईगो इड की इच्छाओं को, जो इड की बेसिस होती हैं, जो डिज़ायर होती हैं, जो डिज़ायर है यहाँ पर हम मैक्सिमम डिज़ायर मानेंगे किसको? जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर है। ठीक है, जो यौन इच्छाएं हैं। क्यों? सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में इड, लिबिडो, अनकॉन्शियस माइंड, इनके ऊपर रिपोर्ट्स किया गया है। तो कौन सी डिज़ायर? सेक्सुअल डिज़ायर और हमारे एग्रेसिव बिहेवियर या एग्रेसिव इम्पल्सेस को नियंत्रित करने में जो असमर्थ रहता है, तब वहाँ पे रहता है न्यूरोटिक या तंत्रिका तापी चिंता। अब थर्ड है आपका यहाँ पर मोरल। ये आपका इड और ईगो के बीच में था। ठीक है, इंटरनल था। अब ये आ गया मोरल। अब यहाँ पे सीधी से बात हो गई किसकी? सुपर ईगो की। ठीक है, जो हमारा मोरल एंजाइटी है, जब हमारा ईगो, ठीक है, जब हमारा ईगो सुपर ईगो से दंड दिए जाने की धमकी मिलती है। कल हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि उस बच्चे के खिलौनों को नहीं छूना है, तो वो वहाँ पर ईगो था। जब बच्चे के मम्मी पापा भी वहाँ पे नहीं थे, बच्चा तब भी उस चीज़ को नहीं छू रहा, तो वो वहाँ पर सुपर ईगो है। सुपर ईगो हमारा स्टेज से डेवलप होने लगता है जब हमको पनिशमेंट और रिवार्ड की बात की जाती है और हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइटी जनरेट होती है वो होती है अहम को जब लगता है कि ईगो के द्वारा कोई ना कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो नैतिक चिंता है हमारी, जो मोरल एंजाइटी है, इसका कारण क्या होता है? सुपर ईगो पर अहम की निर्भरता। यहाँ पर जो क्या है? सुपर ईगो है, उसके ऊपर ही डिपेंड है आपका यहाँ पर ईगो। ठीक है, और ईगो के नीचे क्या है? इड, जहाँ पर अनैतिक विचार, ठीक है, जहाँ पर अनमोरल वैल्यूज हैं हमारे, ठीक है, अनमोरल जो हमारे वर्क्स हैं उनको रोकने की बात की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ अहम जो ईगो है हमारा सुपर ईगो को दंड देता है, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है?
आपने कोई ऐसा काम किया है और सुपर ईगो आपको दंड देता है तो आपको गिल्ट फील होता है, वहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है वहाँ पर। तो इस तरह की जो आपकी एंजाइटी होती है ये होती है मोरल एंजाइटी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म की। अब हमारे ईगो जो हमारा होता है वो हमारा वर्तमान बिहेवियर होता है जो हमारा सोसाइटी में रिवील होता है। तो ईगो इन ऑर्डर टू एडजस्ट इन सोशल इन्वायरमेंट, ईगो जो होता है सामाजिक इन्वायरमेंट में कैसे हमको रहना है, कैसे हमको एडजस्ट करना है, क्या इनकी डिमांड है, और सुपर ईगो के थ्रू इस डिमांड को, इस टेंशन को कैसे हमको कम करना है। ठीक है, तो जो हमारा अहम है, जो हमारा ईगो डिफेंस है, इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, इसका प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्राइड ने। और इसके साथ में इनकी बेटी जो अन्ना फ्राइड थी उसने भी अपना काम वर्क किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसके साथ में न्यू फ्राइडियन जो सिगमंड फ्राइड के बाद के हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे ईगो को बैलेंस्ड करता है, ईगो को एडजस्ट करता है, कैसे हमारे अंदर जो एंजाइटी आई है उसको हमको दूर करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे बिहेवियर हैं उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अचेतन स्तर पर कार्य करते हैं, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कैसे हम अपने आप का डिफेंड करते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ पर परसेप्शन ऑफ रियलिटी को हम क्या करते हैं, रिवील करते हैं, अपनी जो हमारी गलतियाँ उनको छुपाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रिप्रेशन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे यहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, इनको हम नेक्स्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका बस ये है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक वो होता है जो हमारे ईगो को बैलेंस करता है, ईगो को एडजस्ट करता है, सोसाइटी में कैसे रहना है। ठीक है, हम अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हैं, गलतियों को छुपाते हैं, किसी और के ऊपर डालते हैं, वो आपका होता है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद अब हमको बात करनी है यहाँ पर थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। देखो यहाँ पर फ्राइड ऑर्गेनाइज हिज पर्सनालिटी, सिगमंड फ्राइड ने अपनी पर्सनालिटी को साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बताया है कि इन 5 स्टेजेस के थ्रू हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, बॉडी प्लेजर जोन शिफ्ट फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा प्लेजर जोन होता है, जो हमारा आनंद का स्थान होता है, जहाँ से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, लिबिडो की प्राप्ति होती है, जहाँ पर लिबिडो सेंटर्ड रहता है। जो हमारा प्लेजर जोन होता है एक कामुकता का क्षेत्र, या जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे एरोजेनस जोन। ठीक है, तो वो हमारा बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट चेंज होता रहता है स्टेजेस में, सच एज माउथ, किसी स्टेज में माउथ में होता है, मुंह में होता है, किसी स्टेज में एनस गुदा में होता है, और किसी में हमारे जेनिटाइल्स या प्राइवेट पार्ट में होता है। देयर आर 5 स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यह मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। पहला आपका ओरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुखावस्था, दूसरा आपका एनल, जिसको हम बोलते हैं गुदा अवस्था, तीसरा आपका फैलिक स्टेज, जिसको बोलते हैं लिंग प्रधानता अवस्था, और थर्ड आपकी होती है अव्यक्त अवस्था, चौथी ठीक है लेटेंसी पीरियड, और लास्ट आपकी होती है जेनाइटल, जिसको हम लोग बोलते हैं जननेंद्रिय अवस्था। तो यहाँ पर इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बताया कि 5 स्टेजेस में पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो 5 स्टेज कौन से होते हैं। पहला स्टेज आपका यहाँ पे हो जाता है कौन सा, ओरल स्टेज, जहाँ पर एरोजेनस या प्लेजर जोन या फोकस ऑफ लिबिडो क्या होता है, माउथ। आपने देखा होगा जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको आप कुछ भी चीज़ दे वो उनके मुंह में जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनको आनंद की प्राप्ति होती है वो उनको मुंह के द्वारा होती है। तो मनोलैंगिक विकास की जो पहली अवस्था है सिगमंड फ्राइड की, 1 साल की उम्र तक चलती है आपकी 0 से। यहाँ पर बच्चे के मुंह के द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वहाँ उनको आनंद की प्राप्ति होती है, चाहे चूसना हो, निगलना हो, दबाना हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये लैंगिक सुख प्राप्त करते हैं, लिबिडो को गेन करते हैं। ठीक है, लिबिडो के अकॉर्डिंग
वहाँ पर बिहेव करते हैं। सेंटर पार्ट क्या होता है इनका, वहाँ पर प्लेजर जोन माउथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, चिल्ड्रन ड्राइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़, या मुख की क्रियाओं के द्वारा बच्चे आनंद की प्राप्ति करते हैं। सकिंग, चूस कर, टेस्टिंग, स्वाद लेकर, और लाइक टू पुट थिंग्स देयर माउथ, अपने मुंह में किसी भी चीज़ को रख लेना। सेकेंड स्टेज है आपकी एनल रीजन, एनल स्टेज, ठीक है। 1 से 3 साल तक एज है इसकी एनल, जिसको अब यहाँ पर क्या होता है, यह जीवन का पहला साल समाप्त होने पर प्रारंभ होती है, जब आप बच्चा 1 साल का हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो एज है वो 2 साल से 3 साल के बीच में है। यहाँ पर जो एरोजेनस जोन है आपका, जो प्लेजर जोन है, जो फोकस ऑफ लिबिडो है, वो है यहाँ पर। पहले यहाँ पर ओरल स्टेज में मुक्त था, अब यहाँ पर इनका हो जाता है एनल रीजन, गुदा क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, चिल्ड्रन बिगिन पॉटी ट्रेनिंग, जब बच्चों को पॉटी की ट्रेनिंग दी जाती है तो आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल से 3 साल तक के, तो वो यहाँ पर इस स्टेज में प्लेजर को गेन करते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जोन ऑफ प्लेजर होता है वो एनल एरिया होता है। अगला हमारा होता है फैलिक स्टेज, जहाँ पे जेनाइटल की बात करते हैं, और यहाँ पर बच्चे में पहली बार अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन आता है। बॉयज़ आर अटैच्ड टू देयर मदर, यहाँ पर जो लड़के होते हैं अपनी मम्मी की तरफ रहते हैं, और जो लड़कियाँ होती हैं अपने पापा की तरफ रहते हैं, जिनके अंदर ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, ओडिपस को हम बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि, जो लड़कों में पाई जाती हैं, इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है, जो अपने पापा की तरफ होती है, ठीक है, पापा की तरफ अटैच होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, लड़का, ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और यहाँ पर भी जो हमारा जोन ऑफ प्लेजर होता है, जेनाइटल्स, यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगला हमारा लेटेंसी पीरियड है, यहाँ पर कोई भी एरोजोनस प्लेजर जोन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे होते हैं जो इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं वो होती हैं सुसुप्त अवस्था में, नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, मित्रों के साथ में रहना, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है यहाँ पर क्या, अगला हमारा हो जाता है जेनाइटल्स, जो लास्ट स्टेज हमारी है, ठीक है। ये आपकी 13 साल से लेकर एडल्टहुड तक रहती है। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब किशोर अवस्था में एडोलेसेंस स्टेज में एंट्री करते हैं तो होमोसेक्सुअल रहते हैं, एक दूसरे के साथ में समान लिंग वाले में ये कनेक्शन रहते हैं, ठीक है, आपस में इनके पेयर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर इनका अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और अपोजिट सेक्स की तरफ ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो कि लास्ट स्टेज हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड ने बताया है कि इन 5 स्टेजेस में पर्सनालिटी डेवलप होती है, और इनकी पूरी पर्सनालिटी की थ्योरी, पूरा इनका साइको एनालिटिकल थ्योरी लिबिडो के ऊपर बेस्ड है, इड के ऊपर बेस्ड है, अनकॉन्शियस बैंड के ऊपर बेस्ड है, और इनकी थ्योरी टोटली बेस्ड ऑन लिबिडो, सुप्रीम एनर्जी लिबिडो को इन्होंने माना है। इसी के फलस्वरूप इनके जो एसोसिएट हैं, क्लोज एसोसिएट हैं, कौन, जुंग और एडलर, ठीक है, जुंग और एडलर इनकी थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया था। अब सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरी है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है, तो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी की एप्लीकेशन है ड्रीम एनालिसिस। इसके थ्रू स्वप्न विश्लेषण किया जाता है। फ्रॉयड के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे ड्रीम होते हैं, ठीक है, वो सभी हमारे विश फुलफिलर होते हैं, इच्छा पूरक होते हैं, जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, अनकॉन्शियस डिज़ायर होती हैं, जो प्राय कभी हमारे चाइल्डहुड स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में हमारे सामने कुछ प्रीवियसली एक्सपीरियंसेस आते हैं, और वो हमारे माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में जमा हो जाते हैं। तो वो हमको कहाँ रिवील होते हैं, वो हमको होती है ड्रीम में, नींद के दौरान जब हमारा सेंसरशिप होती है, ठीक है, हमारा मैकेनिज़्म होता है, जो हमारा ड्रीम मैकेनिज़्म होता है वो हमको स्वप्न दिखाता है हमारे प्रीवियसली एक्सपीरियंसेस को। तो यहाँ पर स्वप्न विश्लेषण में भी यूज़ होता है आपका पैराप्रेक्सिस, ठीक, पैराप्रेक्सिस, या जिसको हम बोलते हैं दैनिक जीवन में की मनोविकृतियाँ, ठीक है, साइकोथेरेपी, ठीक है,
ए साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे। यहाँ पर होता है एक ऐसा सामान्य शब्द है जो हमारा पैराप्रेक्सिस, जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविकृतियों के रूप में यूज़ किया जाता है। ऐसे कौन से व्यक्ति जो डेली रूटीन के जो वर्क होते थे उनमें भूलने की बीमारी, स्लिप ऑफ टंग, लिखने की भी भूल, कुछ और लिख देते हैं कहीं पर, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, वस्तु को गलत स्थान पर रख देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो एक्टिविटी हैं वो थोड़ा डोरमेंट वे में हो जाती है। तो इसमें भी इनका यूज़ होता है। और यूज़ होता है साइकोथेरेपी में। ठीक है, साइकोथेरेपी में, मनोचिकित्सा में भी सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है, इसके महत्व को समझने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको अपना जो ईगो है उसको इस्टेब्लिश करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और क्या करना है, उसको जो हमारा सुपर ईगो है उसके प्रभाव से भी हमको मुक्त रखना है, इड के प्रभाव से भी मुक्त रखना है, हमारी पर्सनालिटी बैलेंस्ड होगी। अब सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है, इसका अगर हम एनालिसिस करें तो सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा कॉम्परेटिव कॉम्प्रिहेंसिव है और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में बात की है। ठीक है, और अगर इनकी थ्योरी की बात की जाए कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट यही है, इनकी पूरी थ्योरी बेस्ड ऑन लिबिडो या जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, हमारी अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा इट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। और इनकी जो थ्योरी है उसमें एक चीज़ और है, इन्होंने जो अपना जो सैंपल लिया है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं है। और मैक्सिमम इनके जो टेस्ट हैं, मैक्सिमम जो इनके थ्योरी हैं वो मनोरोगियों के ऊपर यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, साइकिक एनर्जी के जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके जो एक्सिस्टेंस है अब तक भी प्रूव नहीं किया जा सका है। और टोटली अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने बहुत डिटेल में साइको एनालिटिकल थ्योरी को दिया है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में इन्होंने हर चीज़ पर पर्सनालिटी के मेजर एस्पेक्ट को इन्होंने छुआ है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। तो ऐसे तो अगर हम किसी भी थ्योरी में जाते हैं नेगेटिव पॉइंट को ढूंढते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सिगमंड फ्रायड ने बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ में अपनी थ्योरी को दिया है। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे जुंग की थ्योरी की। जुंग की थ्योरी भी आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी है। ठीक है, जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।